हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी 1A पेपर के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा करेंगे कि यह अधिनियम क्यों लाया गया है और भारतीय व्यवस्था में इसका क्या महत्व है तथा किन आधारों पर इस अधिनियम की आलोचना की गई है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मोंटेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार का एक तथाकथित प्रयास माना गया था। क्योंकि इससे पूर्व भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, के द्वारा क्या हो रहा था, भारतीय मांगे पूरी नहीं की जा सकी थी। तो देखा जाए तो यह अधिनियम यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बिल्कुल ही अस्पष्ट अधिनियम थी और जब इसको क्रियान्वित करने का कोशिश किया गया था तो क्या हो रही, बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न होने लग गई थी। तो इस प्रकार तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक ऐसे कारण थे जिस वजह से भारतीय शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया। मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की और जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। तो यहाँ देख रहे भारत सरकार अधिनियम हो या भारत शासन अधिनियम, ये सेम है, जिसमें कुछ निम्न महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो भाई ये उत्तरदायी शासन क्या है, तो उत्तरदायी शासन की मांग क्यों की गई है और इसमें क्यों स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो देखा जाए तो उससे पहले जो हम जान रहे पूर्व भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जब आया था तो वो अधिनियम से भारतीय बिल्कुल ही असंतुष्ट थे और उसका देश भर में विरोध हुआ था। और क्या हो रही थी, विशेषकर हम तिलक को इसमें देखते हैं, ने क्या हुआ था, स्वशासन की मांग की थी। तो इस आधार पर ब्रिटिश द्वारा क्या हो रहा है, उत्तरदायी शासन का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश द्वारा उत्तरदायी शासन यानी जिसे हम स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट या स्वशासन कह सकते हैं, क्या है, उसको जो तिलक द्वारा या भारतीय द्वारा जो मांग उठाई गई थी उसका वो लोग यहाँ पर उल्लेख कर रहा है, मांगों को पूरी करके। तो इस तरह यह अधिनियम प्रांतों में आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो इस अधिनियम को भले ही वो लोग उल्लेख कर रहे हैं मगर फिर भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये प्रांतों में आंशिक रूप से ही क्या हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी, यानी 2 सदन वाला विधायिका, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और विधानसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। तो उससे पूर्व 1919 के अधिनियम से पूर्व क्या था, केंद्रीय विधान परिषद था। अब क्या हो रहा है, 1919 के बाद यहाँ द्विसदनात्मक विधानमंडल बन जाता है, जिसे एक हम राज्य परिषद या उच्च सदन कहते हैं और दूसरा हो जाता है विधानसभा या निम्न सदन। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 60 है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। और वहीं विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या 144 होती है और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। देखा जाए तो दोनों की ही शक्तियाँ समान होती है, लेकिन क्या हो रहा है, बजट की जो स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है वो सिर्फ किसे दिया गया है, विधानसभा को दिया गया है। तो इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के ईस्वी के जो एक्ट है इसकी प्रमुख विशेषता और एक क्या है, द्वैध शासन की स्थापना यानी डायरकी, या अगर और सरल शब्दों में बोले तो 2 शासन, जिसमें क्या हो रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया है। फिर क्या होता है, फिर पुनः प्रांतीय विषयों को इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है,
जिसमें एक आरक्षित विषय होता है, रिजर्व कैटेगरी में हो रहा है, और दूसरा हो रहा है हस्तांतरित विषय, जिसको हम ट्रांसफर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, आरक्षित विषयों के अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि इसमें आ रहे हैं। और आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपने क्या हो रहा है, परिषद सदस्यों की सलाह पर करता है। और वहीं हस्तांतरित विषय के अंतर्गत देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इसमें शामिल होते हैं। और इसमें गवर्नर जनरल इसका शासन किसके सलाह पर करता है, भारत मंत्री के सलाह पर करता है, जो 8 प्रमुख राज्यों में लागू किया जाता है। तो इस तरह हम देख लिया आपका यह अधिनियम द्वैध शासन अधिनियम, ये भी आप द्वैध शासन को हम देख लिए इस अधिनियम के अंतर्गत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। तो इस अधिनियम में जान रहे, उससे पहले का ही अधिनियम में क्या हो रहा था, मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा क्या होता, अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी, मताधिकार की व्यवस्था कर दी थी। फिर इस अधिनियम में क्या करते हैं, इसमें भी अब क्या हो रहा है, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है और उसका अधिक विस्तार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया है। पहले का अधिनियम में क्या हो रहा था, जो बजट बनता था वो सेंट्रल केंद्रीय बजट का ही निर्माण होता था, और बाद में अब क्या हो जा रहा है, राज्य बजट को इससे पृथक कर दिया गया। अब अलग अलग बजट पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में क्या हो रहा है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसी अधिनियम के आधार पर क्या हो रहा है, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ये एक महत्वपूर्ण आपका एमसीक्यू बन सकता है कि लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम में इसे शामिल किया गया, किस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम क्या हो रहा है, इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाई गई है, जिसमें स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मताधिकार का भी बात हो रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, और स्त्रियों को भी क्या हो रहा है, अधिकार दिया जा रहा है मतदान का। तो ये थे कुछ आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। लेकिन क्या हो रहा है, इतने प्रावधान होने के बावजूद क्या हो रहा है, भारतीयों द्वारा, विशेषकर कांग्रेस द्वारा इस अधिनियम की आलोचना की गई है। इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1919 को कांग्रेस द्वारा निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से किसी भी तरह से भारतीय या जो नेता है वो इससे संतुष्ट नहीं थे। तो इसमें हम क्यों संतुष्ट नहीं थे, अगर हम सामान्य रूप से देखा जाए तो इसमें सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों का, और वहीं सीमित मताधिकार की बात कही जा रही है। और क्या हो रहा है, अभी भी देखा जाए तो जो उत्तरदायी शासन का बात हो रहा है वो पूरी तरह से ये के हाथों में नहीं था, भारतीयों के हाथों में नहीं था, ज़्यादातर क्या था, ब्रिटिश के ही हाथों में था। तो ये कई कारण थे जिस वजह से इसकी आलोचना की गई थी। तो इस अधिनियम में हम मुख्य रूप से 3 त्रुटियों को देखते हैं, जिसमें हो रहा है आंशिक रूप से भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी। भले ही यहाँ बातें हो रही है कि उत्तरदायी सरकार है, मगर क्या हो रहा है, वैसा नहीं था। वहीं पृथक मताधिकार को और सुदृढ़ किया गया है। तो देखा जा रहा है कि पहले से ही मताधिकार व्यवस्था थी, पृथक मताधिकार की, जो मुस्लिम लोगों के लिए था। अब क्या हो जा रहा है, यहाँ अन्य समुदायों को भी इससे जोड़ करके इसको सुदृढ़ कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करना, जो कि बहुत कठिन कार्य था। तो इसको हम जान रहे हैं कैसे द्वैध शासन कठिन कार्य हो रहा था, कि गवर्नर जनरल को अपना परिषद के सदस्यों को भी देखना पड़ रहा था, और यहाँ आपका भारतीय मंत्रियों के साथ भी उसको से सलाह से कार्य करना पड़ रहा था। तो इस तरह हम देख पा रहे थे कि शासन करना क्या हो रहा था, कुछ कठिन कार्य हो गया था। तो इस प्रकार इस अधिनियम को केवल क्या हो रहा है, नेताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा
भारतीयों द्वारा क्या बोला जा रहा है, आर्थिक शोषण और गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग बताया जा रहा है। तो इस तरह हम इसकी आलोचनाओं को और इसकी कमियों को देख पाते हैं। लेकिन फिर भी हम भारतीय शासन अधिनियम को क्या बोल सकते हैं, इतिहास में यह अधिनियम महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये संवैधानिक विकास क्या भारतीय के जो हो रहा है, भारत का जो संवैधानिक विकास में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि जो हमारे जो भारतीय संविधान है, बहुत सारे बातें क्या हो रही है, इसी प्रावधान के अधिनियम के अंतर्गत लिए गए हैं। जैसे देश में मत देने की जो व्यवहारिक समझ विकसित हुई है, प्रांतीय शासन या आंशिक रूप से जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हुई है, और नए पदाधिकारी जैसे कि भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति आदि की जो घोषणा हुई है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अधिनियम भी भारतीयों के लिए और संवैधानिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा गया है, उपलब्धि के रूप में देखा गया है। धन्यवाद।